नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हैरानकुन बात यह है कि चाय वाले, पान वाले, फालूदे वाले, रेड़ी वाले, फल वाले, इनके अकाउंटों में पैसे निकल आए, कोई अचंभे की बात नहीं। किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। इतना अरसा गुजर गया जब तक कि ये स्कैंडल जो है ये ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हुआ। किसी शख्स ने ये जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। मैं सिविल सोसाइटी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं कतई सरकारी इदारों या उनके जो मैं कह सकता हूँ ज़ेरे इंतज़ाम जो मज़ीद और ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं उनके मुतालिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिविल सोसाइटी, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके सर पे जूं तक ना रेंगी, बेचैन ना हुए, परेशान ना हुए, बल्कि इसको एज ए कहते हैं शॉकिंग न्यूज़ के तौर पे देखो हमारे मुल्क के अंदर कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कितना बड़ा स्कैंडल है, कौन मुलव्विस है, किस किस के नाम है। और हैरानकुन बात यह है कि साहब सारे बाजार सारी दुनिया में घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, किसके पैसे थे, कहाँ से आए, किसको गए। अरे भाई, सवाल उठता है सबसे पहले बैंकारी निज़ाम के ऊपर। बैंकारी निज़ाम के ऊपर क्या कोई उसूल, कवायद और ज़वाबित लागू नहीं होते? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है? वैसे तो ये कहते हैं साहब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर मालूमात रखेंगे, हर आदमी पर नज़र रखेंगे, जो ज़रा बुरा लग जाए तो जनाबे वाला फिर उसकी तो आगे जाके हो सकता है शामत भी आ जाए। लेकिन कोई इनसे सवाल नहीं पूछ रहा भाई आपकी कारकर्दगी क्या है, इतना बड़ा दफ्तर आपने बनाया हुआ है, इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है, कहते हैं हम रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सिस्टम को। तो भाई साहब छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाए तो खत आना शुरू हो जाते हैं, शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, शिनाख्ती कार्ड रिन्यू करवा लो, बैंक में जाकर जल्द से जल्द अपने कवायद दुरुस्त करवा लो। जनाब हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। अकाउंट खोलने के लिए जाओ तो चिपड़ासी से भी बोलते हैं कि ये जनाब ये लिख कर दो कि तुम्हारा बाहर के मुल्क में कोई अकाउंट तो नहीं है। फिर मुझे बताया जाए इन सब लोगों के जाली अकाउंट कैसे खुल गए, जिनको कह रहे हैं कि जनाब ये फेक अकाउंट्स हैं, इनमें ट्रांजैक्शंस गलत हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और जनाबे वाला उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। आपको पता है अभी कोर्ट केस भी चल रहा है, उसमें फिर मैं एक एक की डिटेल में तो नहीं जा सकता। लेकिन मैंने तो ऐसी मुझे का खेज़ अंदाज में आपके सामने पेश किया कि आम लोग जिनकी जो है आमदन इतनी नहीं होगी कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, उनके अकाउंटों से करोड़ों अरबों रुपए निकलें, आएँ और जाएं और किसी को पता न लगे, और फिर सालों बाद उनके ऊपर जो है रिसर्च शुरू हो जाए और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे पहले बैंकारी निज़ाम के बारे में मालूमात करें कि बैंकारी निज़ाम किस तरह से जो है ये सब चीज़ें सिस्टम्स को टॉलरेट कर रहा था। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। वैसे तो मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, लेकिन आला पाए के बैन अल-अक़वामी बैंकर भी रहे हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में डॉक्टर शाहिद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बात ये है कि वैसे तो बैंक के अंदर हर चीज़ का दस्तावेजी सबूत मौजूद होता है, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो जाना, अकाउंट का खुल जाना। मुझे याद है कि एक बुज़ुर्ग जो कि एक साबिक सरकारी अफसर भी रहे, मुझसे शिकायत करने लगे कि मैं एक बैंक में गया, वहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए मैनेजर ने एक बड़ा ही पेचीदा फार्म पकड़ाया। पेचीदा फार्म भरने के बाद उसने मुझे कहा कि जनाब ये तो बताएं कि आपने ये नाम और पता लिखा है, इसको वेरीफाई करने वाला कोई शख्स मौजूद है? तो वो कहने लगे भाई मैं तो एक बड़ा जो है पहले सरकारी अफसर रहा हूँ, मैं तो लोगों के शनाख्ती कार्ड के फॉर्म तक अटेस्ट करता रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या अटेस्ट करता रहा हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपने कवायद के लिए भी वेरीफायर लेकर आऊँ? उन्होंने कहा हाँ साहब ये तो रिक्वायरमेंट है। तो साहब ये रिक्वायरमेंट क्या ऐसे लोगों पर ही लागू होती है जो सीधे साधे तरीके से जाकर बैंक मैनेजर या अकाउंट ओपनिंग वाले अफसर से कहें कि साहब मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ? इन लोगों का कोई नहीं था पता करने वाला? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। स्टेट बैंक ने जो हिदायत बैंकों को दी हुई हैं उसमें यह कि आप अपने कस्टमर को पहचानिए, नो योर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि हिदायत ये है कि जब आप किसी का खाता खोलते हैं तो उस आदमी के मुतालिक मालूमात करें, कहाँ रहता है, क्या करता है, ज़रिया आमदनी क्या है, और ये तक पूछें कि इसमें कितनी रकम आ सकती है खाते में और वो कहाँ से आएगी।
वो तमाम चीज़ों पर जब तसल्ली हो जाती है उस वक्त अकाउंट खोला जाता है। लेकिन अगर किसी बैंक का कल्चर ही करप्शन पर हो तो वहाँ तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मसलन जो आपने नुकात उठाए हैं, अगर मैं इसको ये कहूँ कि पहले तो ये देखा जाए कि स्टेट बैंक ने, जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, उसको जो लाइसेंस दिया था क्या वो कानूनी रिक्वायरमेंट के साथ था या वो सियासी दबाव के तहत था। यानी ये बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी ये देखा जाता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी साख क्या है, उनका तजर्बा क्या है और उनके माली वसाइल क्या हैं। इस केस में इस बैंक का जो मॉरिशस का आदमी दिखाया गया मालिक, वो शफाफ नहीं था, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी और स्टेट बैंक ने गालिबन सियासी दबाव के तहत उसको लाइसेंस जारी किया। जब आप किसी ऐसे आदमी को बैंक का लाइसेंस दे दें तो करप्शन के बीज उस दिन बो दिए जाते हैं। तो पहला सवाल तो ये होता है कि स्टेट बैंक को ये बताया जाए कि क्या आपके कानून के मुताबिक लाइसेंस देने की जो शराइत थी उसने पूरी की थी या नहीं। अगर नहीं की तो जिन एहलकारों ने, गवर्नर ने और दूसरे लोगों ने लाइसेंस जारी किया था, पहला एहतसाब उनका होना चाहिए, नंबर 1। अगर वो नहीं होता तो ये करप्शन कहीं और भी हो जाएगा। आप स्टेट बैंक के मुतालिक, एक स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था बहुत पहले कि हमारा बैंकारी का निज़ाम करप्ट है, बदइनमान है, इनएफिशिएंट है, नाअहल है और एक्सप्लॉइटेटिव है। जरदारी साहब ने भी तो यही बात की कि भाई पहले इनको, मतलब वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि पहले बैंकारी निज़ाम पे बात कर लें, फिर उसके बाद। जहां तक मुझे समझ में आई बात, मुझे जो अंदाजा हुआ वो उनकी बात का, मैं खैर नहीं, मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा। आप सही कह रहे हैं, प्रोग्राम भी देख रहे हैं, हो सकता है पहले वो, तो आप पकड़ लें कि स्टेट बैंक को ये कहें कि वो हमें कौम को बताए, हुकूमत को बताए, नैब को बताए कि उन्होंने जो लाइसेंस जारी किया था वो कवायद के मुताबिक था या कवायद का कीमा बनाया गया था, और अगर बनाया था तो किसके कहने पे बनाया, उसको भी पकड़ें और स्टेट बैंक की इंतजामिया को भी पकड़ें। जो नहीं किया जा रहा ये बहुत संगीन है। नहीं, लेकिन ये तो स्टेट बैंक की बात हुई ना, बैंक की अपनी इंतजामिया के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मौजूद हैं। मैं पार्ट 2 में सर, मैंने अंग्रेजी में कहावत सुनी थी कि जो बैंकारी निज़ाम है उसमें, बैंक में जो बैंकर है उसकी जिम्मेदारी में सबसे अहम चीज़ ये है कि वो काम को उसूल, कवायद व ज़वाबित के तहत करे, जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। मैं अंग्रेज़ी के अंदर उससे नहीं बता रहा, हमारे नाजरीन समझ नहीं सकेंगे। और जो एक, मैं उस लफ्ज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर हर चीज़ की देख परख कर फिर उसके बाद वो करे और नीयत उसकी साफ। इफ़ आई एम करेक्ट, इसको नीयत ही कहेंगे। जो अंग्रेजी के अंदर आपको पता है बैंकारी के जो असूल होते हैं उनको मैंने उर्दू में बयान करने की कोशिश की, अगर और बगैर किसी नीयत मैंने सही कह दिया, वैसे वो किया कि बुरी नीयत के बगैर, तो वो एक तरह नीयत साफ ही। जी, ये सही कह रहा हूं मैं, इस तरह से मिलता जो। हाँ, आप ये देखिए कि बैंक का लाइसेंस जारी होने के बाद स्टेट बैंक ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है, एक मेयार मुकर्रर किया है बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए और बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। क्या ये साबित नहीं हुआ कि बैंक का सदर जो स्टेट बैंक ने बनाया, अप्रूव किया था, वो बैंक का सदर बनने का अहल ही नहीं था। माजी में उस पर संगीन चार्जेस रहे थे। नहीं, लेकिन ये तो खालिसतन एक बैंक पर बात चली जाएगी ना। लेकिन मेरे ख्याल ये मामला एक बैंक या बैंक की शनाख्त से महदूद न किया जाए, बल्कि इसके मुतालिक बात और मजीद भी की जाए, यानी बैंकरों पर जो जिम्मेदारियां उस पर भी तो बात हो। सर देखिए, बैंक तो एक कमर्शियल एंटिटी है, नाम ना आप ले रहे हैं ना मैं ले रहा हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं। लेकिन यह है कि बैंकार जो हैं उन पे भी तो सवालिया निशान उठता है कि नहीं उठता, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, बैंकों पे जो सवालिया निशान उठता है उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं। ये साहब जो बैंक के सदर थे, जिनके दौर में ये सारा कुछ हुआ, उनको तकरीबन 80 साल की उम्र में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया। इस पर ज़रा गौर कर लीजिए। पहले मैं बैंकिंग कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज का भी चेयरमैन उनको मुकर्रर किया गया? नहीं, वो इतना सीरियस नहीं है। जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान, मेरी गुजारिश सुन लें पहले, उसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो सदर है, चेयरमैन है, वो गवर्नर स्टेट बैंक है और उसके मेंबरान में बड़े बड़े बैंकों के नुमाइंदे शामिल हैं, प्रेसिडेंट। तो बैंकों के नुमाइंदे और गवर्नर स्टेट बैंक ने एक ऐसे आदमी को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, जो कि
जिसका करप्ट कल्चर था, माजी में वो करप्शन में इन्वॉल्व रहा था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बैंकिंग कल्चर ही करप्ट हो गया। आपका स्टेट बैंक ही करप्शन में इन्वॉल्व हो गया। स्टेट बैंक साबित करे कि वो इस अहल था कि उसको इस उम्र के इस हिस्से में ख़राब माजी के साथ वो कई बैंकों को फेल करने में और कई बैंकों में फ्रॉड करने में मुल्क से भी फरार हो चुका था, और वो जस्टिस कय्यूम से ज़मानत दे के भाग गया था, बाद में फिर आ गया पीपल्स पार्टी के दौर में। तो पहले तो आप ये देखिए, आपका अदवार में बहुत सारे स्टेट बैंक के गवर्नर मुझसे नाराज हो जाते थे। दे नेवर लुक्ड एट मी, जिसे कहते हैं ना, कभी आई टू आई मुझे देखते नहीं थे, नाराज हो जाते थे, कहते थे हम पर तनकीद करता है। रिटायर हो जाने के बाद तो आपको पता है स्टेट बैंक के गवर्नर को कोई राह चलता भी नहीं पहचानता। लेकिन कम से कम उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसने नोट पे साइन किए होते हैं, तो उसका नाम जो है वो एक तरह से, क्या कहूँगा, बेनज़ीर हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो है सिग्नेचर हुआ हुआ होता है उसके ऊपर, नोट के ऊपर, तो लोग शायद उसके नाम को याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे और बात ज़रूर करेंगे इस मामले पर। लेकिन हमें ये जानना है कि कौन जिम्मेदार है, किससे इसकी पूछ होनी चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर जाली अकाउंट खुल गए, उनमें ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो हमारा बैंककारी निज़ाम जो है वो बड़ा एयर टाइट, फुल प्रूफ है। उसमें अगर देखा जाए तो फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है, रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे सिस्टम्स लागू हुए हैं। उसके बावजूद इस तरह का काम हो जाना ये एक हैरानकुन बात है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि बग़ैर किसी मैकेनिज़्म के सपोर्ट के ये काम हो पाता। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मारूफ मईशतदान भी हैं और हुकूमत के माशी तर्जुमान भी हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात यह है, आप भी खुद भी देख रहे होंगे, एक बेचैनी सी फैल गई है। इमरान खान साहब ने जो बात की थी उस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं। अब बेशक जो चीज़ें हो रही हैं वो कोर्ट के ज़रिए हो रही हैं, लेकिन एहतसाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एहतसाब तेज़ी से जारी है। इस वक्त जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कैंपेन चल रही है और इसी सिलसिले में बहुत सारे सियासी मुखालफिन जो है नाराज़ भी हो गए हैं। लेकिन ये जो स्कैंडल है, ये जाली बैंक अकाउंट्स का स्कैंडल, ये बड़ा हैरानकुन सा है। आप खुद जानते होंगे, आपने बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोला होगा, आप मारूफ शख्सियत हैं, उसके बावजूद उन्होंने आपसे इतने कवायफ मांगे होंगे कि आप खुद परेशान हो गए होंगे कि आखिर मैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए आया हूं पाकिस्तान में, इतने कवायफ, इतनी परेशानियां, इतने मसाइब, और ये अकाउंट कैसे खुल गए, किसी ने पूछा नहीं। जहन में ये सवाल भी तो पैदा होता है ना डॉक्टर साहब, कोई राय दें अपनी। देखिए, 22 साल से इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क में बेतहाशा करप्शन हो रही है और वो करप्शन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसमें जाहिर है कि सब बहुत सारे बैंक जो हैं, उनके चैनल जो हैं वो इन्वॉल्व है। ये JIT की रिपोर्ट जो आई है, देखिए FIA तकरीबन 44 साल हो गए हैं FIA जब इस्टेब्लिश की गई थी, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी डिटेल में कि मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका कार क्या है और मनी लॉन्ड्रिंग का हुजम क्या है, ये दो चीज़ें जो हैं, ये तब्दीली है, ये नई दो चीज़ें सामने आई हैं कि हुजम बहुत बड़ा है और तरीका कार बिल्कुल खोल के JIT रिपोर्ट ने सामने रख दिया है। इसमें कमजोरियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए दो किस्म की कमजोरियां हो सकती हैं। एक कानूनी ढांचा होता है और एक उसके ऊपर अमल दरामद करने का जो तरीका कार है उसका जिक्र होता है। मैं समझता हूं कि जो कानूनी ढांचा एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, उसको FATF वाले भी अप्रूव कर चुके हैं कि कानूनी ढांचा तकरीबन मुकम्मल है और इफेक्टिव है। यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि जो हुक्मरान तबका है तो वो स्टेट कैप्चर कर लेता है, वो अपना बैंक बनाता है, उस बैंक में अपने अफसरान तैनात करता है, वो स्टेट बैंक को कैप्चर कर लेता है, स्टेट बैंक में अपने अफसरान लगा देता है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है,
ये एक आदमी अपने ओन पे नहीं कर अच्छा सकता। फरूख सलीम साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप चूंकि एक बड़ा ट्रस्टेड नाम है, बड़ा इस्टेब्लिश नाम है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर कि सबसे अहम फैसला ये भी था कि सरकारी इदारे और सरकारी मुलाजमीन का भी एहतसाब होगा। क्या आप लोग इस प्रोसेस के अंदर स्टेट मशीनरी के उन लोगों के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके बारे में कोई जांच परख करने की कोशिश करेंगे? आप कह रहे हैं कि जो हुक्मरान जमात थी उसने करवा लिया या हुक्मरानों ने करवा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी से मिली भगत के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता था। किसने होने दिया? उनसे भी तो सवाल पूछना पड़ेगा। आप 100% ठीक कह रहे हैं। जब तक एक बैंक का प्रेसिडेंट और एक बैंक के मैनेजर हजरात इन्वॉल्व ना हो तो आप जाली बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। जब जाली बैंक अकाउंट खुल जाता है और उसके ऊपर उसके अंदर कोई बहुत बड़ी सारी रकम डिपॉजिट होती है तो फिर कानून के मुताबिक एक चीज कहलाती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि आप जो हैं वो एक बड़े एबल नॉलेजेबल आदमी हैं, आप क्यों नहीं स्पेयर हेड करते इस चीज को? आप कन्विंस करें गवर्नमेंट को। आपके मैंने देखा है स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप इस पे बड़ी कमांड पोजेस करते हैं इस मौजू पर, और आपने फाइनेंशियल करप्शन को अनर्थ करने, एक्सपोज करने में किरदार अदा किया है। आप क्यों नहीं स्पेयर हेड करते? आपके पास तो इस वक्त हुकूमत तक रसाई भी है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें इन मामलात को, उसके अंदर कोई रोल लें आप मेरा यकीन कीजिए कि ये काम शुरू हो चुका हुआ है। अब फ्यूचर में कहीं भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अगर जनरेट होती है तो वो स्टेट बैंक के पास जाती है। उसका एक इदारा है जो कहलाता है FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। अब प्रीवियसली ये होता रहा है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या तो बैंक के लेवल पे जनरेट ही नहीं होती थी, और अगर जनरेट हो जाती थी तो वो स्टेट बैंक के पास FMU यूनिट में पड़ी रहती थी और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता था। आप देखिएगा कि फ्यूचर में अगले कुछ महीनों में किसी बैंक में अगर कोई जाली अकाउंट खोला जाता है या जाली अकाउंट में किसी किस्म की रकम जमा कराई जाती है तो वहाँ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, और वो जैसे ही FMU के पास पहुंचेगी स्टेट बैंक में उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। अच्छा, आप तो मुझे पता है कि इसका इजहार नहीं करेंगे बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट वेरी एम्बिशियस इन दिस, लेकिन अगर हुकूमत सुन रही है तो मैं कहूँगा कि इट विल बी ए बेटर यूटिलाइजेशन दैट इन एडिशन to your responsibilities as a spokesman, you should also be looking after such kind of activities that target इस तरह का जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, ताकि इस मुल्क को आपके स्किल्स का फ़ायदा हो सके। मेरे साथ आप रहिएगा, मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, मैं उनकी जानिब जा रहा हूँ। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बात यह है कि मुतमईन बख्श जवाब लगा आपको डॉक्टर फरूख सलीम साहब का। इन्होंने कहा है कि जनाब अब ये अमल शुरू हो चुका है, अब जब कोई चीज़ होगी तो उसकी जनाब पूरे तरीके से जांच परख की जाएगी। तो आप मुतमईन हैं? अब इन्होंने कहा सिस्टम्स आर इन प्लेस, नाउ दिस विल नॉट हैपन। देखिए, ऐसा है कि बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जो सो कॉल्ड JIT थी, उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दे दी। क्या वो ये समझते थे कि ये बैंक्स में जो कुछ फ्रॉड हुए हैं इसमें किसका क्या किरदार है? क्या वो फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को समझते थे? मेरा जवाब है कि नहीं। उन्होंने स्टेट बैंक के किरदार को इतना वाज़े तौर पर बयान नहीं किया। स्टेट बैंक इज़ ए फाइनल अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गलत लोग आए, बैंक का प्रेसिडेंट गलत था, तो वो स्टेट बैंक की अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकता। उस बैंक को लाइसेंस दिया गया जहां ये बड़े अकाउंट खोलें, वो स्टेट बैंक जिम्मेदार है। आप सियासतदानों का नाम लें, मगर उसकी अप्रूवल किसने दी? सियासतदान तो नहीं दे सकते। स्टेट बैंक इज़ ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो खाते बड़े बड़े आ रहे थे, वो आपको याद होगा कि FIA ने 2017 में ओमनी ग्रुप पर छापा मारा था। उस वक्त स्टेट बैंक क्या कर रहा था? उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है स्टेट बैंक को? मैं जो ये कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में इधर उधर लोगों को ज़रूर कहा गया है, लेकिन स्टेट बैंक के किरदार को कहा ही नहीं गया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये बात अहम है कि आप लोग हल्का हाथ रख रहे हैं जहां तक सरकारी इदारों का ताल्लुक है। इस पर थोड़ी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। देखें, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने बड़ी अहम चीज हाईलाइट की है। एक तफरीक कर लीजिए, हुकूमत और हुकूमती इदारे जो एंटी करप्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी जरूर होती है कि एंटी करप्शन इदारों के अंदर उनकी जो काबिलियत का मेयार है उसको किस तरह बढ़ाया जाए। जो सिमत इख्तियार करनी है वो एंटी करप्शन इदारों ने, उसमें नैब हो, उसमें FIA हो, वो उन्होंने अपने इदारे के जोर के ऊपर करनी है।
डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक वाले, इसमें दूसरे बैंक के हजरात, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन स्टेट कैप्चर का शायद मैंने पहले जिक्र किया था। जिन रियासतों में इस किस्म के काम होते हैं वहाँ पे स्टेट को कैप्चर कर लिया जाता है, एक टोला होता है जो स्टेट के सारे इदारों के ऊपर काबिज हो जाता है। हमारे यहाँ स्टेट कैप्चर का फिनोमेना एग्जिस्ट करता था। हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे, उसमें आप SECG को डाल लें, उसमें आप स्टेट बैंक को डाल लें, उसमें आप FIA को डाल लें, उसमें आप चाहे NAB को डाल लें, वो किसी हद तक एक टोले ने अपने कब्जे में कर रखे थे। नहीं, ये डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, SECP का मामला तो अभी भी चल रहा है और उसके ऊपर तो मैंने आपके साथ जो है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर बाकायदा प्रोग्राम करना है। ये मामला तो अभी भी मैं कहूँगा कि इनमें मसाइल हैं। अब आप दुरुस्त कह रहे हैं। पिछले 40 साल के मसाइल जो हैं वो आप समझिए कि 100 दिन के अंदर खत्म नहीं हो पाएंगे। मेरा कहना का मकसद ये था कि आपने कोई भी चीज हासिल करनी हो, कोई अचीव करनी हो, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। उसमें एक सियासी नीयत चाहिए होती है और दूसरी काबिलियत चाहिए होती है। इस वक्त सियासी नीयत का फुकदान बिल्कुल कहीं नहीं है और मैं आपसे एग्री करूंगा कि किसी हद तक काबिलियत का फुकदान है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि उस फुकदान को दूर किया जाए। ये बड़ी आम बात इन्होंने तस्लीम कर ली है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। उन्होंने काबिलियत की जहाँ तक कमी है उसको पूरे करने के मुतालिक सोचा जा रहा है, काम किया जा रहा है। अब जब बंदे नहीं मिल रहे इतनी आसानी से तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। डू यू बाय दिस आर्गूमेंट? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर फर्रुख जो हैं ये तो एक प्रोफेशनल हैं, ये प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। हुकूमत की सोच ज़रूरी नहीं है कि वही हो। नंबर एक, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तर्जुमान है सर गवर्नमेंट के। नहीं, तर्जुमान ज़रूर हैं, लेकिन वो लेकिन अपना ज़ाती राय रखने का हक़ तो महफूज रखते हैं। एक प्रोफेशनल जो की हैसियत से मैंने उनकी बातें सुनी हैं और वो प्रोफेशनली उसूलों के मुताबिक बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बताएं। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट आई थी, जस्टिस जमशेद को कहा गया था कि बैंकों की ज़रा सा रिपोर्ट बना के दें, कर्जे कैसे माफ़ हुए, क्या हुए। वो रिपोर्ट आए हुए जो है वो 4 साल हो गए। उसमें सर्कुलर 29 जिसके तहत 54 अरब के कर्जे माफ़ कराए गए थे, उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं बैंकों के ऊपर भी और स्टेट बैंक के ऊपर भी। वो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर्कुलर 29 तो सियासी बुनियाद पर दिया गया था और 50 अरब रुपए सियासतदानों के ताकतवर तबकों के माफ़ हो गए। वो रिपोर्ट भी डंप हो गई, सर्कुलर 29 भी डंप हो गया, स्टेट बैंक की कमेटी पे जो उन्होंने एतराज़ लगाए थे वो भी डंप हो गए। तो मेरा कहना यह कि प्रोफेशनल्स का हम एहतराम करते हैं, वो जो राय देते हैं वो बिल्कुल सही है। फर्रुख साहब से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी लगाया गया था SECP में, वो तो इसी ज़माने में लगाया गया था जब बाहर चले गए हैं। तो इन्होंने तो ये कहा था कि हम प्रोफेशनल्स बहुत सोच समझ के लाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर एक बैंक जो है वो 1000 रुपये में बिक गया और 20 अरब रुपए का उसको कर्जा दे दिया। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस बैंक को दिया गया था ये 1000 रुपये में, उसका नंबर 21वां था। तो जो पहले 20 बैंक थे, ख़ासतौर से नेशनल बैंक आप ले लें, जो 5 बड़े बैंक हैं, उनको तो ऑफर कर देते कि भाई ये बैंक है, आप बताइए कितने में खरीदेंगे। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, अब आपको सारे राज तो खोल के नहीं बता सकते, लेकिन इन लोगों के प्रोग्राम और प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और शायद ये जो बात आपने की है ये भी आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हमें दिखाई दे कुछ होता हुआ इस पे पेशरफ। क्यों डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब? सही कह रहा हूं मैं, करप्शन के अगेंस्ट जो है वो काफी काम होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, पहला सबूत तो आपके सामने आ गया कि 44 साल से FIA ने कोई इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने नहीं आया था और जिस किस्म की रिपोर्ट ये आई है, मैं खुद इसको पढ़ के बहुत हैरान हो रहा था और जो मेरी जाती तवक्कुआत थी FIA के हवाले से वो शायद मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। जिस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारी प्लॉटिंग करके दिखाई है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किन बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, उसका हुजम कितना है, उनको इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस्तेमाल के बाद मनी चेंजर कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा मुल्क से बाहर पहुंच जा रहा है। ये देखिए, ये 44 साल की FIA की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है जो कि PTI की हुकूमत के दौरान हुआ है। ये फालूदे वाले का अकाउंट, रक्शे वाले का अकाउंट पहले भी खोला जा रहा था लेकिन आवाम के सामने नहीं आ पा रहा था। तो पहला सबूत तो ये आप देख लीजिए कि 4 महीने में ये कुछ हो गया और जितनी कार्रवाई मुल्क से बाहर इस वक्त हो रही है
जो वजीर आजम के स्पेशल एडवाइजर हैं एहतसाब के ऊपर, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना कुछ उनका ऑलरेडी हमें सामने देखने को मिल रहा है, ये शायद पाकिस्तान की 71 साल माशी तारीख में पहले नहीं हुआ। चलें, ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं चाहता हूं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, अगले हफ्ते हम इस मौजू के ऊपर जो है बाकायदा प्रोग्राम करें। उसका महवर और मौजू का जो मैं कहूँगा कि फोकस होगा वो होगा कि किस तरह से मुल्क के अंदर फ्यूचर में करप्शन ख़त्म की जाएगी और माजी में हुई करप्शन को किस तरह से पकड़ा जाए, ये एक मौजू होगा। और आपसे मैंने प्रोग्राम में कमिटमेंट ले ली इस मौजू पर। आपका बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल। और मेरे ख्याल से अब हम एक छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब अमूमन हमारे प्रोग्राम में जब आते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ गली गली पानामा है, हर चौक पर पानामा है, जहाँ जाएं वहाँ देखें रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कंसील किया गया है वेल्थ को। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब तो आपकी राय तब्दील हो जानी चाहिए। आप देखिए बैंकारी निज़ाम के अंदर जाली अकाउंटों में कितना पैसा निकल रहा है, लांचों में पैसे जा रही हैं, आ रही हैं, किसी को पता नहीं लगता, और जब पता लगता है तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है। एयरपोर्ट के ज़रिए भी लोग लेकर जा रहे हैं, कोई अटैची में लेके जा रहा है, कोई बैग में लेके जा रहा है, और ले जाते भी रहे हैं। इसके बारे में बात भी होती रही है, काफ़ी दफ़ा तो बहुत सारे हलकों ने इसको जो है एक्नॉलेज भी किया है। अब भी आप अपनी बात पर कायम हैं कि पानामा यहाँ गली गली चौक चौराहों पर है। सर, ये तो सिर्फ एक फसाड है मेरे ख्याल से, कि हमारे यहाँ महज यहाँ तक महदूद है, मामला बहुत आगे तक जा चुका है। इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दें, ये मामला बहुत आगे तक जा चुका है। जी देखिए, ऐसा है कि आजकल पूरा फोकस ये है कि जो बैरूनी मुल्कों में यहाँ से दौलत गई है उसको वापस लाया जाए। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, बैरूनी मुल्कों के दौरे भी हो रहे हैं। मेरे उस पर दो सवालात हैं। एक सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये जो एमनेस्टी आई है मैं आके इसको रीओपन करूँगा, या रिकॉर्ड पर है वो। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि वो तो पार्लियामेंट में लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया इससे अभम पैदा हो रहा है। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा उन केसेस को जिन्होंने एमनेस्टी ली है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, टैक्स एमनेस्टी को। सवाल ये पैदा हो रहा है कि केयर टेकर्स ने गैर कानूनी तरीके से एक ऑर्डिनेंस इशू करा के उसमें 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी। पार्लियामेंट के फैसले को को केयर टेकर्स तब्दील नहीं करा सकते ऑर्डिनेंस के ज़रिए। उनका काम था कि वो रोज़मर्रा के मामला देखें। वो शमशाद अख्तर ने कर लिया ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। सवाल ये है कि क्या 4 महीने के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए था और वहाँ ये डिस्कस होता कि किसने क्या फ़ायदा उठाया है, क्योंकि इसमें जनाब इस पे भी मामले पर काम हो रहा है। नहीं, काम तो हो, 4 महीने खत्म हो गए। नहीं, एमनेस्टी स्कीम के मामले पर भी नहीं, काम तो सवाल ये क्या बताऊं, पार्लियामेंट में लाइए ना उसको आप। मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। उसमें एमनेस्टी में एक क्लॉज थी जो ऑर्डिनेंस में बरकरार रखी गई कि लूटी हुई दौलत को बाहर भी रखना चाहें तो बाहर रख लें, जो यहाँ से गई है हमें 5% दे दें। खुदा के लिए मुझे 5% नहीं चाहिए था, मेरे मुल्क को डॉलर चाहिए थे। ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ उस ऑर्डिनेंस में जो एक्सटेंड किया गया, ये क्लॉज बरकरार रखी गई। तो आपके यहाँ कलेक्टिवली जो है ताजिर सनतकार सब लोग इकट्ठे होकर इसके हक में खड़े हो गए कि नहीं जनाब ये होना चाहिए, बहुत अच्छा, मुल्क की मईशत एवन हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी, और डॉलर बाहर रह गए। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता दूं, फेडरेशन वाले भी बहुत बेवतन हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमें उस पैसे को पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी जाए। फेडरेशन ने कभी डिमांड नहीं किया कि उस पैसे को बाहर रखा जाए। हुकूमत ने उसको बाहर रखने की इजाज़त दी और उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में लाने से इज्तनाब किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा आ जाता तो आपका डैम तो उसी से बन जाता। तो पहला तो मेरा एतराज़ ये है कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस हो रहा वो ऑर्डिनेंस, नंबर 1। दूसरे कि मुल्की पनामाज जो हैं, बैरूनी मुल्कों से दौलत ऐसी नहीं आएगी वापस। पूरी कोशिश कर लें, फैसला उन लोगों ने करना है, उन मुल्कों ने करना है जिन्होंने आपको देना है। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लेवल बैंकर भी रहें, आपको पता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। हकीकत वैल्यू तो ये प्रॉपर्टी की नहीं थी ना,
लोग ला ला के यहाँ पर पैसे पार कर रहे थे। अब जूं बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट दबाव में आ रही है। आप देख रहे हैं वही प्लाट, वही चीजें जिनकी वैल्यू कहां से कहां थी, अब नीचे आ गई ना। नहीं, मैं तो दो बातें दूसरी कर रहा हूँ ना, कि आप ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुल्कों से लूटी हुई दौलत हम पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे। वो एक अलहदा पहलू है। हाँ, लेकिन जो लूटी हुई दौलत मुल्क में रह गई है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया पड़ा है और मैंने डिक्लेयर 25,000 किया है IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो क्यों नहीं पकड़? यानी बाहर से मालूमात लेने के लिए आप बेचैन हैं। उनके स्पेशल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लूटी हुई दौलत आएगी। तो जो मुल्क के अंदर लूटी हुई दौलत रखी है, प्रॉपर्टी के अंदर रखी है, बैंक डिपॉजिट्स में रखी है, कौमी बचत स्कीमों में रखी है, स्टॉक एक्सचेंज में है, गाड़ियों में है, क्या उसकी तफसीलात? छोटी छोटी मछलियां हैं भाई साहब, बड़ी 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 मछलियां, शार्क पकड़े, देखिए वेल जानवर पकड़े, ये छोटी छोटी मछलियां हैं ये जिनको आप कह रहे हैं पकड़। अंडे मुर्गी की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं एक फिगर दे रहा हूं, 150 अरब रुपया मौजूदा हुकूमत को अगले 6 महीने में मिल सकता है अगर वो मुल्की में जो लूटी हुई दौलत रखी है, जिसकी तफसीलात रिकॉर्ड में मौजूद है और वो असासे हुकूमत की दस्तरस में हैं। अभी तो आप कह रहे हैं मैं स्विट्ज़रलैंड से लाऊंगा, पनामा से लाऊंगा। जब इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा मिल गया। आपको उनको साबित करना है, उस मुल्क को साबित करना है कि ये चोरी का पैसा है, वरना नहीं मिलेगा। तो जो मुल्क के असासे हैं उन पर हाथ डालने से क्यों शर्माया जा रहा है, जबकि FBR के चेयरमैन ने ये कहा था जिस दिन एमनेस्टी खत्म होगी उससे अगले दिन से हम 70% तक वसूल करना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, असल में ये है कि माजी की हुकूमत पर भरोसे का जो है ना वो एक डेफिसिट था, फुकदान था। अब ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इस पर अवाम को ऐसा तासुर है जिन्होंने देनी थी ये स्कीम, या जो अब मौजूदा हुक्मरान है, वो ये महसूस करते हैं कि अब की हुकूमत पर लोगों को भरोसा है, एतमाद है। इस वजह से अभी जो है वो टैक्स देने में और देते हुए कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये राय नहीं तो टैक्स तो अभी इसमें नहीं, प्लीज नहीं, ये टैक्स रेवेन्यू गिर गया है। इस साल 100 अरब रुपए की शॉर्टफॉल इस हुकूमत के दौर में हो चुकी है। 100 बिलियन रुपीस की टैक्सों में शॉर्टफॉल। सियासी बयान छोड़ दें, आप सोच के आए हैं हमारे रिजर्व हैं तोड़ेंगे आज। देखिए 10.2 अरब डॉलर थे स्टेट बैंक के रिजर्व जब ये हुकूमत आई थी, जिस दिन हल्फ उठाया था। उसके बाद 4 अरब डॉलर गिरे हैं। तो आसरा होने दें। नहीं, आसरा तो उस वक्त दें जब आप अपने एजेंडे पर अमल करें। मेरा कहना यह था कि मुल्की असासों पर आप हाथ नहीं डाल रहे। आप ये कह रहे हैं बैरूनी मुल्कों से दौलत आएगी, समंदर पार पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने सऊदी अरब से पैसा ले लिया, UAE से ले लिया, आया है ना, आ गया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? कोई मुल्क दूसरे मुल्कों के पैसों से चलता है या टैक्सों से चलता है, कौमी बचतों से चलता है, मुल्क की सरमायाकारी से? किसी मुल्क ने आज तक सिर्फ बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार करके तरक्की नहीं की। तो आप पिछली हुकूमतें जो थी उनको ग्रांट मिला करती थी। मुशर्रफ को ग्रांट मिली, पीपल्स पार्टी को ग्रांट मिली, बैरूनी मुल्कों से मुस्लिम लीग नून को मिली, जो वापस नहीं करनी थी। इनको जो पैसे मिले हैं वो कर्जे हैं जो वापस करने हैं। नहीं, तो ये जो अभी वाले मिले ये बिल्कुल जमा कराए, नहीं कर्जे हैं, ये तो अभी जमा कराए ना, हमारे कर्जे हैं ना। ये नहीं, जो सऊदीया से और UAE से आए हैं वो दिए हैं हमें। जी नहीं, 3.18% पर 1 साल के लिए आपको दिया गया स्टेट बैंक में। 1 साल के बाद वो वापस ले जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा रखवा दिए हैं पैसे। वो जैसे बैंक में आप डिपॉजिट रखते हैं 3.18% पर, उसके बाद टर्म डिपॉजिट है, 1 साल के बाद निकाल लेंगे। तो ग्रांट नहीं है, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ ना। हमें इस हुकूमत को ग्रांट नहीं मिली, पिछली तीनों हुकूमत को मिली थी। उन तीनों हुकूमत के दौर में बहरान आया। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं दुनिया ने हमें पैसा दिया। आप मुझे ये बताइए कि आपकी तो टैक्सों की वसूली गिर गई, आपकी कौमी बचतें नहीं बढ़ रही, आपकी मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ रही। शरह नमू इस हुकूमत के 2 साल के दौर में, इस साल और अगले साल, उससे कम रहेगा जो विरसे में मिला था। महंगाई दुगनी हो जाएगी। वो तो अगर मगर पे बात चलेगी ना, स्टेट बैंक कह रहा है, फोरकास्ट है। नहीं तो इनके 3 महीनों के अंदर ये थोड़ी उस फोरकास्ट को चेंज कर सकते हैं। जी नहीं, इन्होंने 30 जून 2019 और 30 जून के जो हदफ रखा है वो 4.2% है। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़िए। बट दे कैंट चेंज दैट इन 3 months ना। आई डोंट वांट टू एडवोकेट। नहीं तो गिर गई ना। आप देखिए, आपकी बचत खसारा आपका बढ़ रहा है, आपके रिजर्व्स गिरे हैं, हमारी महंगाई बढ़ी है, कर्जों का हजम ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ा है पिछले 10 साल के मुकाबले में। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप अगर अपने एजेंडे को पीछे रख देंगे और कर्जों पर इन्हिसार कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कम करेंगे, आपने तो बढ़ा दिया।
इस साल जो कर्जे बढ़ेंगे वो उससे ज़्यादा होंगे जो पिछले 10 साल का औसत है। मेरा कहना ये था, मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हक़ाइक़ को तस्लीम करें, हुकूमत पर दबाव बरकरार रखें ताकि वो अपनी इस्लाह करे। अगर आप नहीं करते तो एक बहरानी कैफियत होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप इजाज़त दे दें, खुदा के गज़ब से डरें। आपने चाइना के साथ जो मुआहदे कर लिए हैं, जो आपको उनको पेमेंट्स करने हैं, अगले बरसों में आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं बरामदात बढ़ाने के बजाय हम रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे। रेमिटेंसेस 15 अरब डॉलर 20 से 35 नहीं होंगी, एक्सपोर्ट होना चाहिए जिससे रोज़गार मिलता है। आपने एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं है, आपकी तवज्जो रेमिटेंसेस पर है, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो क्या रेमिटेंसेस और कर्जों से मुल्क चलेगा? मुल्क चलेगा टैक्सों से, मुल्क चलेगा बरामदात से, मुल्क चलेगा इंपोर्ट कम करने से। ये नहीं हो रहा। आप मेहरबानी करें, हक़ाइक़ को समझें। चीन का पैसा देने के लिए आपके पास रकूम नहीं होंगी, उधर IMF आपको तंग कर रहा है। इस परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें। इस मौजू के ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू का सेशन जो है वो हमें करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम के अंदर वक्त महदूद, काफ़ी सारे मौजूआत कवर हो गए। आप शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।